आपका समय भी आपके पास कम था, तो आप बीच में कभी साइन ऑफ कर सकते हैं। हेमंत जी, आपके पास आता हूँ। मोदी जी ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर 2-3 चीज़ें कही हैं, उनमें से एक चीज़ मुख्य है। मैंने कल अपने 2 प्रोग्राम में इसका ज़िक्र किया है सर, कि जिस लेवल पे हम सोचते हैं या इंडिया गठबंधन सोचता है, मोदी जी आज से कई साल बाद की सोचते हैं। उनके पास टीमें बनी हुई हैं और वो सोचते हैं। और जिसका खुलासा कल मैंने पहली बार किया था, फिर उसके बाद मैं शीतल जी के शो पर सत्य हिंदी पे था, वहाँ भी मैंने इस बात को रखा, मैं आपको बताऊँ, सेकंड टाइम मैंने रखा। जयशंकर ने 10 एक दिन पहले एक छोटा-सा स्टेटमेंट दिया और फिर पीछे हट गए एकदम से। लेकिन मैं व्यवस्था का आदमी हूँ, तो मैं उनके अंदर से अर्थ निकाल लेता हूँ। संकेत क्या था? और वो बड़ा फैसला आने जा रहा है सर। हमारे कितने एनआरआई बाहर रहते हैं सर, जिनके पास अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, कैनेडियन पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट है। लेकिन आइदर या तो पीआईओ हैं या ओसीआई हैं। समझ गए? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या दूसरे। कोशिश की जा रही है कि वो इंडिया के लिए वोट करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो सिटीज़नशिप उनकी कहीं और की है, तो दिक्कत है उनके लिए। तो रास्ता निकाला गया है और जयशंकर का स्टेटमेंट आता है, लोगों ने ओवरलुक कर दिया। ध्यान रखिए, ये पहला बिग डिसीजन आने जा रहा है अगर मोदी जी वापस आते हैं तीसरे टर्म में तो। इंडिया में पहली बार दोहरी नागरिकता शुरू हो रही है सर। जो अमेरिका में भी है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिटेन में है, 2 देशों के नागरिक आप बन सकते हैं। पहली बार हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता देने जा रहा है साहब। उससे आपके पास आएँगे 2.5 करोड़ वोट। 2.5 करोड़ वोट सर। और ये सारे, इनमें से 80% मोदी भक्त हैं, मैं आपको पहले बता दूं। बड़े भक्त हैं सर। सर, ये एक ऐसी अनटैप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके बारे में किसी और ने कभी पहले नहीं सोचा। लेकिन जयशंकर बोल गए कि वी आर थिंकिंग वेरी सीरियसली ऑन द डबल सिटीजनशिप फॉर इंडियंस। सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। अब मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो लेना चाहेंगे, या हिंदी वाले जो यहाँ रहते हैं वो दूसरी सिटीजनशिप लेना चाहेंगे, तो दोनों साइड से फायदा। जिनके पास ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट हैं, अमेरिका के पासपोर्ट है, वो इंडियन पासपोर्ट भी रखना चाहेंगे साथ में। मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, एक ऐसा डिसीजन जिसे 75 साल में कभी सोचा नहीं गया। मैं इसलिए कहता हूं कि मोदी जी की जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो शिकंजा है ना, कल मैंने एक शब्द यूज किया था, उसके लिए आज फिर यूज करूंगा। उसके 8 हाथ हैं, वो ऑक्टोपस है। 8 हाथ हैं उसके। वो 8 हाथ के द्वारा आपकी पॉलिटिक्स, आपकी इकोनॉमी, आपकी सोसाइटी, आपकी इमोशंस, आपका रिलीजन, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी विदेश मंत्रालय, और एक आधा कोई और बच गया, न्याय व्यवस्था। ये सभी 8 हाथ इनको जकड़ के रखते हैं सर। कोई उससे मुक्त नहीं है। कहते हैं ना, ऑक्टोपस के पंजे में जब कोई आ जाता है, उससे कुछ छूट के नहीं जाता सर। फिर उसका काल बन जाता है। ये सारी चीजें हैं। तो मोदी जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी आपको था भी नहीं मिल पा रही है। जो आज मैंने कहा, कल मैंने पहली बार कहा था, तो बहुत सारे इवन सत्य हिंदी पे जो हमारे मित्र थे, चौंक गए थे सुन के कि ये ऐसा हो सकता है क्या? दिस इज़ समथिंग एंड फाइल्स आर ऑन। कभी भी उसका डिसीजन आएगा सर, दोहरी नागरिकता का। हेमंत कुमार जी, और बिहार में जो हो रहा है, चवन्नी-अठन्नी का खेल, क्या हो रहा है? उसके बारे में बताइए, आप तो पटना में ही हैं। अनम्यूट कर लीजिए। दिनेश जी, सबसे पहली बात मोदी जी की जो आपने छेड़ी, तो मोदी जी तो हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेते ही रहते हैं। तो अभी वो दोहरी नागरिकता वाला जो मसला आप बता रहे हैं, तो इस चुनाव में तो खैर नहीं होने वाला है। ये तो आगे के चुनाव में ये हो सकता है कि ये करे। लेकिन मोदी जी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए, देश के बाहर भी बढ़ाने के लिए, अभी वो आबू धाबी में जो स्वामीनारायण संप्रदाय का जो मंदिर वहाँ बना है और उसका उद्घाटन मोदी जी करने जा रहे हैं। तो ये इस तरह के कई तरह के काम वो मोदी जी करेंगे जिससे लगे कि वो अपने देश में, भले वो एक धर्म विशेष के खिलाफ उनकी पार्टी, उनके उनके जो आइडियोलॉग हैं, वो सब लोग, उन लोगों ने एक तरह से युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन वो विदेशों में अलग अलग किस्म से अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दोहरी नागरिकता वाला भी मसला ये है कि ठीक है, अगर ये चर्चा में बातें आएंगी तो कम से कम जो उनके लोग इंडिया में जो रहते हैं उनके, वो तो आप कह ही रहे हैं कि उसमें से 80% लोग मोदी भक्त हैं। तो मोदी जी को तो इसका एक फायदा मिलेगा। ये प्रचार का इशू भी बन सकता है, तो इसका तो एक फायदा मिलेगा ही। अब रही बात की
जो आपने कहा कि बिहार में जो चवन्नी छाप, तो जयंत चौधरी ने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया चवन्नी बनने में। आप मुश्किल से मुझे लगता है कि शायद 25 महीने पहले उन्होंने यह बयान दिया था जब अमित शाह ने कहा था कि अ, जयंत चौधरी जो है वो अच्छे आदमी हैं और गलत घर में वो अभी बैठे हुए हैं। तो इसके जवाब में जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँगा। तो हुँ, उन्होंने जो कहा बिल्कुल उसके उलट वो उलट भी गए और पलट भी गए और उन्होंने साबित कर दिया कि वो नेता से चवन्नी बन गए हैं। ये जो पूरा शिफ्ट है उनका, वो नेता से चवन्नी बनने वाला ही शिफ्ट है। वो उसमें नेता वाला जो पूरा पुट है वो गायब है एक तरह से। दूसरी बात मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार के बारे में मैं बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने अपने दूसरे कार्यकाल के बाद गांधी का इतना अधिक नाम लिया, उनको इतना प्रचारित किया और आप देख लीजिए कि बिहार के सभी सरकारी दफ्तरों में गांधी के 7 पाप कर्म की चर्चा जो गांधी जी किया करते थे, उसका बोर्ड लगवाया। वो सरकारी आदेश से सभी दफ्तरों में वो उसके एंट्री पॉइंट पर या भीतर जो मुख्य द्वार होता है, वहां पर उसके बोर्ड लगे और उसमें 7 पाप कर्म गिनाए गए। उसमें एक पाप कर्म जो मैं याद करता हूं बार-बार, कि वो है कि सिद्धांत बिना राजनीति। ये नीतीश कुमार जी ने लगवाया था और इसकी चर्चा वो अपने भाषणों में भी करते रहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में सिद्धांत विहीन राजनीति के अगर कोई पुरोधा अगर बनते जा रहे हैं, तो वो तो नीतीश नीतीश जी हैं। उन्होंने जितनी बार पलटी मारी है और जितने बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो वो तमाम जो कलाबाजियाँ उन्होंने खाई हैं, उसमें कोई सिद्धांत नहीं है। तो और दूसरी ओर जो लोग उनके साथ में खड़े हैं आज की तारीख में, तो वो लोग जितना भी नीति और सिद्धांत की बात कर लें, बीजेपी उस आगे बढ़ करके उनको गले लगाती रही है। तो आज जयंत चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, इन लोगों ने जो राजनीति में एक पैरामीटर जो तय किया है, उसमें ये है कि आप किसी भी लेवल तक किसी रसातल तक आप जाने के लिए तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलेगा। इन्होंने एक तरह से एक पैरामीटर तय कर दिया है कि आप रसातल में जाइए। अभी बिहार में जो कुछ हो रहा है उसमें ये है कि जो सभी दल दावा कर रहे हैं कि हम जो सरकार में है, एनडीए के जो एलाइज हैं वो कह रहे हैं कि हम सरकार हम हमारी सरकार बचेगी, फ्लोर पर हम अपनी ताकत साबित करेंगे। जो महागठबंधन है वो दावा कर रहा है कि हम खेला करेंगे। लेकिन इसमें जो ये एक चीज जो मुझे समझ में बात आ रही है, वो बात यह है कि बिहार में जो कल का दिन है, ये समझिए कि बिहार विधानसभा में मुझे मुझे जो आशंका दिखाई दे रही है कि वह चीज फिर कहीं नहीं दोहराया जाए, जो आज से लगभग 3 साल पहले पूरी दुनिया ने देखा था कि विधायकों को कैसे मार्शल आउट किया गया था और कैसे वहां सदन के भीतर पुलिस बुलाई गई थी और हिंसा हुई थी। क्योंकि ये जो अध्यक्ष ने कह दिया हुआ है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और दूसरी ओर जो उपाध्यक्ष हैं, जो जेडीयू के हैं, वो कह रहे हैं कि उस दिन अ, आसन पर मैं बैठूंगा और सदन का संचालन मैं करूंगा, क्योंकि अध्यक्ष के खिलाफ जब अविश्वास का प्रस्ताव होता है, तो नियम 179 के तहत उनको सदन पर नहीं होना होता है। अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए, तब वो फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उस दिन उनको चेयर नहीं करना है मीटिंग को। तो ये जो एक तरह से वहाँ पूरा माहौल जो दिख रहा है, वो तो एक संवैधानिक संकट वहां दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो है वह यह है कि जो आरजेडी और महागठबंधन के लोग जो दावा कर रहे हैं, उसमें एक जो ये एनडीए के लिए जो सबसे कमजोर कड़ी है, वो जीतन राम मांझी है। और जीतन राम मांझी से वाम दलों के नेताओं ने, खासकर सीपीआईएमएल के जो विधायक दल के नेता हैं, उनकी भी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद ये समझा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो दावे कर रहे थे, दावे कर रहे हैं, उस दावे को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो जीतन राम मांझी जो कारण गिना रहे हैं, उस कारण को लेकर काफी पहले से वो अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं और इस बार वो मौका उनके हाथ में है, क्योंकि वो आज की तारीख में एक ऐसे
ऐसी सरकार में है जो सरकार उनके ऊपर बहुत अधिक निर्भर है। हालाँकि उनके 4 विधायक हैं, वो चारों चले जाए तब भी एनडीए के पास 124 विधायकों की संख्या रहेगी। लेकिन इनके खिसकने का असर ये होगा कि जो लोग बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, उनके खिसकने का खतरा है। तो बिहार की सियासत में कल का दिन जो है अहम दिन है और उसमें ये लग रहा है कि कल अध्यक्ष के पर अविश्वास को लेकर के ही सबसे पहले बहुत बड़ा हंगामा हमको लगता है कि देखने को मिल सकता है। जी, दिनेश जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। राजेश जी आपके पास आता हूँ, फिर गिरीश बाबू और अरुण जी के पास आऊँगा।